गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सांकेतिक भाषा, संकेत किसको दे सकते हो आप, जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा, जिन्हें सुनाई नहीं दे, देखो दृष्टि से दिखाई नहीं देगा तो संकेत समझेंगे कैसे। मंदबुद्धि है नहीं, मूक बधिर, मतलब जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा तो वो देख तो सकते हैं ना, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आपका सिरिल बर्ड। सिरिल बर्ड ने ना पिछड़े बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, पिछड़े बच्चों के ऊपर, ठीक है। इन्होंने बताया 85 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि है वो सब क्या है, पिछड़े बच्चे हैं। अच्छा, एक मैं आज परिभाषा बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा ही पूछी जा रही है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग याद करो, ठीक है। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। देखो ऐसे याद करो, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें, बाहरी शक्ति है जो प्रभावित करती है। ये कहा है रोशनी। याद करने की ट्रिक बताऊँ, बाबरा, बा और बाबरों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। कोई बाबरा लड़का देखा होगा ना, या उनमें ना बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, ऐसे याद करो। तो उनसे ना वो हमें रास नहीं आते। बाबरों में बहुत शक्ति होती है इसलिए वो हमें रास नहीं आते, ऐसे याद कर लो, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आंसर है इसका बी, सिरिल वर्ड वाले का। नेक्स्ट, एक बालक जो शारीरिक दोष से ग्रस्त होता है, एक बालक जो शारीरिक दोष से ग्रस्त होता है उसमें उत्पन्न होती है, क्या होती है बताओ। उनमें होती है हीनता की भावना। क्या, हीनता की भावना। अब देखो ये इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसने बताई, ये बताएं एडलर ने, याद रखना। एडलर ने ना जन्म क्रम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है, कि आप पहले नंबर पे पैदा होते हैं या दूसरे नंबर पे पैदा होते हैं, ठीक है। एडलर किसके शिष्य हैं, ये फ्राइड के शिष्य हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और इन्होंने ही इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम किया, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि का प्रयोग। ब्रेल लिपि सबसे पहले लुई ब्रेल ने शुरू की थी, ठीक है। कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6। ब्रेल डे कब मनाते बताओ, 2। आगे बताना आप कि जनवरी फरवरी क्या है, ठीक है, ये आप बताना। अब ये लुई ब्रेल कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ये सब याद रखना। अब ये किसके लिए होती है, जिन्हें दिखाई नहीं देता, दृष्टिबाधित के लिए, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी जो झूठ बोलने की आदत है तो उसे कैसे सुधारोगे, उसके विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं। पिछड़े, स्वस्थ वातावरण दे रहा हूँ आपको, अच्छा वातावरण, सब कुछ बढ़िया है, तो वो कोई पिछड़ेपन का कारण थोड़ी ना हो सकता। नेक्स्ट, अब इसमें से बताना गिफ्टेड बालक मतलब मेधावी, ठीक है, तो इसमें से कौन से लक्षण होते हैं। तो उसमें जिज्ञासा होगी, सही बात है। अभिव्यक्ति में नवीनता होगी, सही बात है। क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट है, देखो बालकों में सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों पर आधारित होती है। मूर्त अनुभव कहाँ पे होते हैं बताओ, तो मूर्त अनुभव होते हैं आपके 7 से 12। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसने दी है, प्याजे ने। कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए। 3 इनके खुद के बच्चे थे जिन पर प्रयोग हुए थे। 4 अवस्थाएं बताई इन्होंने, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अमूर्त, ठीक है, ये सब याद रखना। अच्छा, इसमें 1-2 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि प्याजे ने क्या बताया था, ठीक है, उन्हें भी आप लिख लो। जैसे ये तीसरी अवस्था है ना, 7 से 11 अवस्था में ना 1-2 चीज़ें आप लोग ये याद रखना कि वैचारिक क्रिया की अवस्था क्या है, वैचारिक क्रिया की अवस्था कहते हैं इसे। और शिक्षार्थी के अंदर समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है इसमें। पहले तो ये याद रख लो, वैचारिक क्रिया कहाँ होगी, इसी में होगी। कंजर्वेशन इसी में आएगा, क्लासिफिकेशन इसी में आएगा। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, सीरीज से लगा देता है कोई बच्चा किसी भी चीज़ को, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, CCSR, CCSR, ये सब याद रख लेना, ठीक है। और वैचारिक क्रिया, और इसमें क्या होता है, समस्या समाधान की क्षमता आती है, ये सब याद रखना। वैचारिक क्रिया और समस्या समाधान की क्षमता। नेक्स्ट है आपका, अब देखो प्याजे ने कहा था बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस में भिन्न होता है, उनका ना प्रकार में भिन्न होता है। मात्रा तो उतनी ही होती है, तो प्रकार में भिन्न होता है मात्रा तो उतनी ही सोच लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देखो वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता, मैं बता रहा था ना, सीरीज से लगाने की, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, वैचारिक प्रक्रिया, ठीक है, सीरीज और रिवर्सिबिलिटी, वैचारिक प्रक्रिया, कंजर्वेशन, ठीक है, ये सब कहाँ पे आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं मूर्त संक्रियात्मक में। कहाँ पे आ जाते हैं, मूर्त संक्रियात्मक में। चलो दोबारा बता दे रहा हूँ, लिख लेना अगर ना लिखा हो किसी ने तो। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरीज और रिवर्सिबिलिटी। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरीज, रिवर्सिबिलिटी और वैचारिक क्रिया की अवस्था और समस्या समाधान की आयु, ठीक है, ये सब इसी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा नेतार्थ प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के संबंध से नहीं निकाला जा सकता। तो इन्होंने शाब्दिक शिक्षण की सहायता, शाब्दिक शिक्षण पे इन्होंने काम नहीं किया, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। खोजपूर्ण की बात करते हैं, व्यक्तिक वेद की बात करते हैं और संवेदनशीलता की बात करते हैं। नेक्स्ट,
अब देखो छिपी हुई वस्तुओं को कब ढूंढ पाता है बच्चा, तो ये ढूंढ पाता है वस्तु स्थायित्व कब आता है, इंद्रियजन्य कामक अवस्था में, ठीक है, 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 मान लो। इसकी भी 6 उपावस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉर्नरी, टर्सरी, फाइनल, ये होती हैं 6 अवस्था, ठीक है, याद रखना। और ये वस्तु स्थायित्व होता है ना, ये फाइनल स्टेज में आता है 18 से 24 महीने में, ये भी याद रखना। आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी, वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, प्याजे ने कहा था। और उनकी किताबें कौन कौन सी, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये सब याद रखना। कोलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया था, कैरोल गिलिगन ने। इन्होंने क्या बताएं, लेवल बताएं 3, जैसे कहते हैं स्तर, और स्टेज बताइए 6, ये याद रखना। स्किनर ने किताब लिखी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, 1938 में इनका प्रयोग हुआ था चूहे और कबूतर पे, ये याद रख लेना। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और प्रोग्राम लर्निंग, ये सब स्किनर के ही हैं, ठीक है। आंसर क्या है इसका बी। नेक्स्ट है रॉबर्ट एंड गेने, इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई सीखने की, 8। इनकी एक किताब है कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये बहुत ज़्यादा पूछी है, यूपी टेट में भी पूछी गई थी। तो इसमें से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है, तो इनका अंतर्दृष्टि नहीं। अंतर्दृष्टि किससे रिलेटेड, गेस्टाल्टवाद से। कौन लेके आया था 1912 में, बर्दीमल लेके आया था, जिसका पूर्ति का सिद्धांत है। इसी से रिलेटेड एक कोलर है जिसने चिंपैंजी में प्रयोग किया था, 1925 में किताब आई थी मेंटेलिटी ऑफ एप्स, और ये प्रयोग कब हुआ था, 1916 और 17 में। ये मतलब 2 याद रखना है, इन दोनों में से जो आ जाए पेपर में वो करके आना। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, छात्रों में विकसित करता है। अभ्यास से क्या आती है, कुशलता आती है। अंतर्दृष्टि से क्या आता है, समस्या समाधान, अंतर्दृष्टि, ठीक है, ये याद रखना। बुद्धि किस में होती है, बुद्धि से रिलेटेड होती है अभिसारी, ये भी याद रख लें। अंतर्दृष्टि किससे रिलेटेड बताओ, अंतर्दृष्टि यही है गेस्टाल्टवाद, ठीक है। गेस्टाल्टवाद में ही समस्या समाधान निहित होता है, और इसमें ही आहा मूवमेंट आता है, इसमें ही पूर्णाकार कहते हैं इसे ही, ये सब याद रखना। आंसर हो जाएगा ये। अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं, श्रम का नियम, इसे ही और क्या कहते हैं, उपयोग और अनुपयोग का नियम। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। क्या ये मुख्य नियमों में से एक, कब दिए थे, 1898 में। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, 3 मुख्य नियम दिए थे, ये सब याद रखना। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के प्रतिपादित मुख्य नियम कितने, मैंने बताया ना ऊपर, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव 3 है। गॉड नियम कितने, 5, ये याद रखना। थॉर्नडाइक का नियम कौन सा है इसमें, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तीनों है। प्रभाव के नियम को कहते हैं सुख दुख का नियम, संतोष असंतोष का नियम, ये याद रखना। CABD टेस्ट भी दिया था इसने, ठीक है, ये भी याद रख लेना। तत्परता के नियम को क्या कहते हैं, रुचि का नियम, ठीक है, ये सब याद रखना। और इन्होंने क्रमिक विकास का सिद्धांत, बालू सिद्धांत, ठोस सिद्धांत, बंड सिद्धांत, और क्या दिया था बताओ, इन्होंने दिया था संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी। बुद्धि 3 प्रकार की बताई थी, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। मूर्त को क्या बताया था इन्होंने, यांत्रिक या व्यवहारिक। सामाजिक को बताया था सांवेगिक, ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट है जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते हुए देखता है तो करना सीखता है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं देख के कोई सीख रहा है तो अवलोकन द्वारा सीखना। बंडूरा ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 स्टेज बताई हैं बंडूरा ने, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं बताओ, बंडूरा के व्यवहारवाद और संज्ञानवाद के बीच का जोड़ कहते हैं, व्यवहार और संज्ञान के बीच का जोड़ कहते हैं बंडूरा को। इन्होंने विकेरियस लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया, ये भी याद रखना। बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, ठीक, ये सब याद रख लेना। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव से रिलेटेड, 1904 में नोबेल प्राइज मिला था। और ये कौन है, फिजियोलॉजिस्ट हैं, ये याद रखना, साइकोलॉजिस्ट नहीं है। और इनका ही उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाता है, और सीखना क्या होता है, मतलब कुछ टेम्परेरी होता है इसमें सीखना, ठीक है, इतना याद रखो। अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित होता है, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अच्छा, बंडूरा की एक किताब है, बंडूरा की एक किताब है, वो आप याद रख सकते हो अगर रखना चाहो तो, मोरल डिसएंगेजमेंट। बंडूरा की किताब है मोरल डिसएंगेजमेंट, ठीक है। याद कैसे रखोगे इसे, BMD DM ऐसे याद होगा, DM भी बंदरों को पसंद करता है। बंडूरा की है मोरल डिसएंगेजमेंट, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा बालक के अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देता है, तो टेलीविजन तो होगा नहीं इन दोनों का, तो परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ याद रखना, किशोरावस्था में ना मांसपेशियों का भार 44% हो जाता है, और ये शैशवावस्था में 22% होता है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, निर्मितवाद पर किसने काम किया है, निर्मितवाद पर काम किया है प्याजे ने, वाइगोत्स्की ने, ब्रूनर ने, 3 ने किया है। तो इसमें दे रखा है ना लेव वाइगोत्स्की, इसे लगा दो। मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत दिया है, ठीक है। इन्होंने आदत 2 प्रकार की बताई, जन्मजात और अर्जित, ठीक है। और मैस्लो मानवतावादी, कार्ल रोजर्स हैं, कार्ल रोजर्स ने क्या दिया, डायरेक्टिव थेरेपी दिया है। और पूर्णतः का सिद्धांत इन्हीं से रिलेटेड है, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। लेव वाइगोत्स्की ने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट दिया है, और इन्होंने ही
किसका, इसके फोल्डिंग का यूज किया जिसको दिया था ब्रूनर ने, ये याद रखना। इन्होंने 4 स्टेज बताई हैं किसकी, कोऑपरेटिव, किसकी, टीचिंग की, कोऑपरेटिव टीचिंग की। कौन कौन सी बताई हैं बताओ इन्होंने, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रोटेक्टिंग, समराइजिंग, ये 4 स्टेप याद रखना। और लेफ्ट बैक उसको ही ना कहा है, पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, पहले लैंग्वेज आएगी फिर थिंकिंग होगी, ये सब आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अधिगम के कौन सा सिद्धांत अध्यापक सुविधा प्रदाता की बात करता है, तो निर्मितवाद करता है, ठीक है। फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं प्याजे को, ये याद रखना। और यही क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। और रेडिकल बिहेवियरिस्ट की बात करें तो वो स्किनर है, जिन्हें मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है, ठीक। मनोविश्लेषणवादी कौन है, सिगमंड फ्राइड है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, मानव व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन किसने किया था, तो वो किया था आपके स्किनर ने, ये याद रख लेना अलग से, ठीक है। और विश्लेषणवाद किसने दिया था, तो युंग ने। युंग का ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय और इंडिविजुअल, इतना याद रखना बस, ठीक है। और बस आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। व्यवहारवाद किसने दिया था, वॉटसन ने, ये सब याद रख लो। नेक्स्ट, निर्मितवाद उपागम का परिणाम किसका है, ये दोनों का परिणाम है, संज्ञान और समाज दोनों का, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है निर्मितवाद शिक्षण मॉडल में किसके अनुसार सही है, तो देखो सबसे पहले इसमें व्याख्या तो करोगे नहीं, विस्तार करने से पहले कोई चीज़ होनी चाहिए, तो अन्वेषण, व्याख्या, विस्तार और मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो इसमें दे रखा है कि x की पावर 3 की पावर 2, तो कितनी होगी, 3 दूनी 6, x की पावर 6 गुणा x की पावर 4 कितनी हो गई, ये x की पावर 10 बटे x की पावर 10, तो ये कट जाएगी, जीरो आ गई। जीरो को क्या लिख सकते हो, जीरो होता है x की पावर जीरो क्या होती है, ये एक बार कटेगी, सॉरी जीरो नहीं आएगी, x की मतलब ऐसे देखो 4 से 4 काटते हो तो एक बार कटता है ना, तो x की पावर 10 से x की पावर 10 काटोगे तो एक बार कटेगा, तो ये x की पावर 0 x की पावर a के बराबर आ गई, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 0, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न एक प्राप्त होती है, तो देखो अंश होता है ऊपर वाला, 4 में एक जोड़ू 5, 5 नीचे है पहले से, 5 और 5 1, आ गया ना आंसर। अब इसमें जोड़ो एक में 2/3, ये तो आएगा नहीं, 9/10 ये आएगा नहीं, 2/7 ये आएगा नहीं, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो 720 रुपये बेचने पे 20% की हानि होती है, 30% का लाभ चाहिए, 720/80 की ये, और इसे कितने का लाभ चाहिए, 30 का, ये काटो 8 नाम 72 और 13 निम्मा कितना होता है, 117, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अच्छा 600 रुपये को 1 इसमें बांटना, 1:2 1:3, 6 LCM आ गया, तो द्वितीय 6 और 3 दूनी 6, मतलब 3:2 में बांटना है, और बड़ा भाग बताना है 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू 600 है, तो 12 पंजे 60 और 3 की वैल्यू बताएंगे, तो 12 36। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मान ली 9 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी जीवा बतानी है, तो जीवा होती है जो 2 बिंदुओं को टच कर दे, तो सबसे बड़ी जीवा होती है उसका क्या, व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या 9 है तो व्यास 18 हो जाएगा, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, ये याद रखना। नेक्स्ट, समबहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण 120 अंश का है, तो भुजाएं बतानी है, बहिष्कोण कितना होता है, 360 होता है, तो 12 120 से काट दो, 12 36, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि BAC का मान कितना होगा, BAC देखो 70% होता है ना, 70 अंश दे रखा है, ये अतिरिक्त 2 के बराबर होता है, ये 30 है तो ये 40 होना चाहिए, तभी हो पाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। या कैसे निकाल सकते हो, 70 ये कितना हो जाएगा, 110 और 30 कितना हो गया, 140 और बच कितना गया, 40, तो त्रिभुज क्या होता है, 180 होता है ना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, देखो 6 सफ़ेद 11 लाल 7 पीली, टोटल कितना हो गया, 11 और 6 17 और 7 24, 24 में से सफ़ेद पूछा, सफ़ेद हैं 6, तो 1/4, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि देखो आयुष के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, 10% कितना होगा, 10 से 11, ऐसे देखो 10/100, इससे ये काटा तो 10 पे 1 की वृद्धि, 11 की वैल्यू ये दे रखी है, मूल वेतन बताना है, 11 की वैल्यू है 33, मतलब 3 गुना, तो मूल वेतन 10 गुना 30, 30,000। नेक्स्ट है, अच्छा ये बताना है कि 29 की पावर 41 और 37 की पावर 41 में 33 विभाजित होने पर शेषफल बताना है, तो इन दोनों को जोड़ लो जब ऊपर बराबर दे रखा हो, तो 29 और 37 कितना हो गया, 9 10 16, हाथ से लगाई 3 2 5 1 6 66, 33 का 66 में भाग लगाओ 2 बार जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 4 की पावर 49 की पावर 15 और -1, 1 की पावर 15 लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 49 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 48, तो 48 से भी डिवाइड होगा और 8 छिंग 48, 8 से भी होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 4, आंसर आ जाएगा 2 और 4, सॉरी, तो 2 और 4 इसमें दे रखा है। नेक्स्ट है 122 की पावर 173 के गुणनफल में इकाई का अंक पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा बताना, के गुणनफल में इकाई का अंक, द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ
पता नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, इसमें क्वेश्चन अधूरा है क्या, बाद में बता दूंगा। अब इसमें बताना है कि योग में अंतिम अंक क्या होगा, तो 1 की पावर कुछ भी रख लो, वो क्या रहती है, 1 ही रहती है। अब इसमें 2 दे रखी है, तो 1 और 2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, इतने क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बाकी डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।